स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। जेएनयू मसले पर राज्यसभा में स्मृति ईरानी का जवाब नहीं हो पाया पूरा। विपक्ष का सरकार पर तनाव बढ़ाने का आरोप। विवादों की जांच के लिए सदन की समिति बनाने की मांग। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे आर्थिक सर्वे। अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के साथ भविष्य की नीतियों का होगा खाका। कन्हैया फिर एक दिन की पुलिस हिरासत में। उमर खालिद और अनिर्बान से आमने सामने होगी पूछताछ। 3 वकीलों पर कोर्ट की अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। महाराष्ट्र के पालघर में मिड डे मील खाने से 200 से ज्यादा बच्चे बीमार। 17 की हालत गंभीर। परिजनों ने की जांच की मांग। उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध के लिए अमेरिका और चीन में सहमति। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सुरक्षा परिषद में इस हफ्ते हो सकती है वोटिंग। राज्यसभा में जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला मामले पर चर्चा का मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। विपक्षी सदस्यों ने मानव संसाधन विकास मंत्री की कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में अवरोध पैदा हुआ। इसके बाद उपसभापति ने सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। जेएनयू और रोहित वेमुला मामले पर बहस का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने सरकारी दखल के आरोपों को खारिज करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए पत्रों का हवाला दिया। I had the distinct privilege, sir, of appointing to the Indian Council of Historical Research a lady by the name of Purbi Roy. Purbi Roy is a renowned scholar on Netaji and INA history and India-Russia relations. What would possibly fascinate my left supporter friends is this, that she is the wife of a Rajya Sabha member of a communist party. Hence, if there was an intention to completely saffronize education, why would I personally pick a scholar who is ideologically, politically not aligned to me or my organization? इधर विपक्षी दल मानव संसाधन विकास मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। सीपीएम ने सरकार के जवाब को नाकाफी बताया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार देश में तनाव और टकराव बढ़ाना चाहती है। The government, it was a deliberate attempt to filibuster the whole discussion. The government had absolutely no answers to the questions that were raised, to the most fundamental questions that were raised in the debate. They tried to distract it through saying such blasphemous things. तमाम विपक्ष के सांसद हमने इसका विरोध किया है। हमको लगता है कि सरकार देश में तनाव और टकराव बढ़ाना चाहती है और इनकी हर साजिश, हर ये हरकत सुनियोजित है। जेडीयू ने मानव संसाधन विकास मंत्री पर मर्यादाओं को भंग करने का आरोप लगाया, जबकि बीएसपी ने सरकार पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। सही मुद्दे पर आने के बजाय तो उसने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया धर्म का, हाँ, ऐसा धर्म का मुद्दा छेड़ दिया कि जिसकी वजह से समाज बढ़ जाए। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। सरकार ने मंत्री के जवाब के दौरान अवरोध को गलत बताया है। मगर मंत्री को बोलने नहीं देना और सब वर्ड से अपने अपने हिसाब से जो भी कहना है संबंधित, कनेक्टेड, अनकनेक्टेड, कुछ भी आप आरोप कर सकते हैं। जब जवाब का वक्त आएगा, अब जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ इंटॉलरेंस। इससे पहले सदन में जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इससे पहले जेएनयू और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और सीपीएम ने इन विवादों की जांच के लिए सदन की समिति बनाने की मांग की। वहीं बीजेपी ने साफ किया कि वो अलग अलग विचारधाराओं के पक्ष में है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मौजूदा हालात पर चर्चा की शुरुआत सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोधी आवाज को दबाकर अपनी विचारधारा थोपना चाहती है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार को सलाह दी कि वो राष्ट्रीयता की ढाल बनाकर समाज को बांटने की कोशिश न करे। हम एक मांग करते हैं कि एक हाउस कमेटी होनी चाहिए और विपक्ष का, और हाउस कमेटी होनी चाहिए हमारी, और विपक्ष का कोई भी लीडर उसका चेयरमैन होना चाहिए, और जो फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज का देखे। Do not castigate the students or the university. Please stop this tirade against them, because in order to advance your brand of nationalism, in order to advance and transform the secular democratic republic of India into a version of a theocratic fascistic Hindu राष्ट्र। वहीं वित्त मंत्री और नेता सदन अरुण जेटली ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सरकार की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने साफ किया कि सरकार दूसरी विचारधाराओं का सम्मान करती है, लेकिन देशद्रोही गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Neither the National Democratic Alliance nor the BJP nor this government ever subscribes to this philosophy that only one idea must mature and grow in universities. We are entitled to be criticized. I have absolutely no difficulty with that. बीएसपी ने रोहित वेमुला की आत्महत्या की जांच करने वाली समिति में दलित सदस्य को शामिल करने की मांग की, तो समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियां करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। जो न्यायिक जांच आयोग बना है उसमें शेड्यूल कास्ट का अपॉइंटमेंट होना निहायत जरूरी है, ताकि दलितों में न्याय के प्रति विश्वास बढ़े। जम्मू कश्मीर में जाकर के अपने सहयोगियों के जुलूस में आने वालों की निशानदेही करो, वहां आप पाओगे कि कौन जो है राष्ट्र विरोध में है और कौन राष्ट्र पक्ष में। इस मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा बुधवार को हो रही थी, लेकिन अवरोध के चलते चर्चा नहीं हो पाई थी। नवविक्रम सिंह के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में मानव संसाधन मंत्री के लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रोहित वेमुला की मौत की पुष्टि करने वाली डॉक्टर का दावा है कि रोहित की आत्महत्या की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली वो तुरंत मौके पर पहुंची और उसकी पूरी जांच की। इससे पहले लोकसभा में मानव संसाधन मंत्री ने कहा था कि इस घटना के बाद डॉक्टर को रोहित के शरीर के पास जाने से रोका गया था। On 17th of January 7:20 to 7:30 के बीच में मुझे कॉल आया था NRS हॉस्टल से, कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट किया है, मैडम आप तुरंत आ जाइए। तो मैं विदिन 3 to 5 मिनट्स में NRS हॉस्टल पहुंची। वहाँ उसका जबान पूरा बाहर आके प्रोट्रूडेड था। मैं पूरा देखने के बाद, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसको बताया कि रोहित इज़ डेड, आई एम डिक्लेयरिंग ऐसे रोहित इज़ डेड। 15-20 मिनट के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची। दिल्ली की एक अदालत ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कन्हैया के फिर से रिमांड पर लिए जाने की मांग की थी। पुलिस इस मामले में उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य से आमने सामने पूछताछ करना चाहती है। कन्हैया को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच अदालत ने दिल्ली पुलिस को उमर खालिद और अनिर्बन के आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज पटियाला हाउस अदालत परिसर में कन्हैया और बाकी लोगों के साथ हुई मारपीट के मामले में 3 वकीलों पर न्यायालय की अवमानना से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिका में इस घटना की जांच के लिए विशेष टीम के गठन की मांग की गई है। संसद में आज 2015-16 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे से ये पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही है। भविष्य के आर्थिक नीतियों का खाका तैयार करने में यह सर्वे कारगर साबित होता है। सर्वे में वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर गतिविधि का लेखा जोखा रखेंगे। इसमें विकास दर की तस्वीर पेश करते हुए राजकोषीय मजबूती पर ध्यान देने के लिए जरूरी कदमों का भी उल्लेख होगा। महंगाई को कम और स्थिर रखने के उपायों को भी शामिल किया जाएगा। सर्वे में वित्त मंत्री समझाने की कोशिश करेंगे कि बाहरी हालात का अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ रहा है। सर्वे में उद्योग जगत के आंकड़ों की जानकारी, कृषि में विकास की रफ्तार के साथ सेवा क्षेत्र की रूपरेखा भी मिलेगी। बीते मॉनसून का खेती पर पड़ने वाले असर को रेखांकित किया जाएगा। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े भी शामिल होंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कल संसद में 2016-17 का रेल बजट पेश किया। इसमें यात्री किराए और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसमें ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने,
2020 तक सबके लिए रिजर्वेशन और समय पर गाड़ियां चलाने का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को रेल बजट पेश करते हुए 2020 तक रेलवे की योजनाओं का खाका पेश किया। बजट में रेल मंत्री ने 3 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। इसमें तेजस हमसफर के अलावा उदय नाम से डबल डेकर ट्रेन चलेगी। इसे बिजी रूट पर रात में चलाया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय एक्सप्रेस लंबी दूरी की ट्रेन होगी। इसमें कोई भी रिजर्वेशन कोच नहीं होगा। साथ ही ट्रेनों में दीनदयाल अनरिजर्व कोच लगाए जाएंगे। I am announcing 3 telex services which to ensure cost recovery by way of tariff and non-tariff measures. Humsafar would be fully air-conditioned third AC service with an optional service for meals. Tejas, on the other hand, will showcase the future of train travel in India, operating at a speed of 130 kilometers per hour and above. It will offer onboard services such as entertainment, local cuisine, Wi-Fi, etc. बजट में महानगरों में रेल सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर और कोलकाता में एक्सप्रेस कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुंबई में रेलवे स्टेशनों को मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। दिल्ली के रिंग रोड की तर्ज पर रिंग रेलवे शुरू होगी। मिशन रफ्तार के तहत ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी। मालगाड़ी की औसत रफ्तार 50 किलोमीटर और पैसेंजर ट्रेनों की औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे करने का लक्ष्य रखा गया है। Delhi, our national capital, is under severe stress from rising pollution level and can be provided relief by reviving the ring railway system comprising of 21 stations. We will partner with the state government to develop this infrastructure. अजमेर, अमृतसर, गया, सारनाथ और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थानों के स्टेशनों का रेनोवेशन किया जाएगा। सुरेश प्रभु ने पिछले साल के बजट में रेलवे के कायाकल्प का रोड मैप पेश किया था और इस बार के रेल बजट के जरिए अगले 4 साल का विजन सबके सामने रखने की कोशिश की गई है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी तो नहीं हुई, लेकिन आय बढ़ाना रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चालू वित्त वर्ष में आमदनी लक्ष्य से कम है। ऐसे में रेलवे ने धन जुटाने के लिए दूसरी योजनाएं तैयार की हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुरुआत में ही ये साफ कर दिया कि समय चुनौतियों से भरा है। वैश्विक मंदी और 7वें वेतन आयोग ने आय बढ़ाने की क्षमता सीमित कर दी है और यही वजह है कि आगामी वित्त वर्ष में रेलवे का परिचालन खर्च 92% पर पहुंच जाएगा। फिलहाल ये 90% है, यानी 1 रुपए में रेलवे के 92 पैसे खर्च होंगे और निवेश के लिए बचेंगे महज 8 पैसे। Ordinary working expenses grew by 32.5% in year 2008-2009 due to the impact of the 6th pay commission, while we are targeting to restrict the growth of ordinary expenses only by 11.6% in 2016-17. चालू वित्त वर्ष में रेलवे ने यातायात से 1,83,578 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसमें 15,774 करोड़ रुपए की कमी का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष में रेलवे ने 1,84,820 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है। यात्री किराए से 51,012 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई गई है। रेलवे 5 करोड़ टन माल ढुलाई की उम्मीद कर रहा है। वहीं पेंशन पर 45,500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। With an optimistic outlook for the economy and various measures outlined later, we hope to generate revenues of the order of 1,84,820 crore next year, 10.1% higher than the revised target for the current year. रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए अगले 5 साल में 8,50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इसमें से 1,21,000 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2016-17 में निवेश किए जाएंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए स्टेशनों और पटरियों के आसपास की भूमि से आय अर्जित करने का भी प्रस्ताव है। ट्रेनों और स्टेशनों पर विज्ञापनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कालिखोपुल की सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। विधानसभा में 40 विधायकों ने उनका समर्थन किया, जिसमें 27 विधायक कांग्रेस के हैं। इनके अलावा बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों ने भी कालिखो का समर्थन किया। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में फिलहाल 58 सदस्य है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक वानकी लोवांग को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। लोवांग को 40 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि कांग्रेस के 17 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सदियों की अमानत जो आसमान में सितारा बन गई। कुदरत की देन है कि हर तरीके से तो मजबूर कर दिया है, मगर अल्लाह ने कमाने खाने के लिए इतनी हड्डी बचा दी, जो अपने आप में एक मिसाल थी। देखिए शख्सियत में मरहूम उस्ताद अब्दुल रशीद खान से हुई मुलाकात के यादगार पल। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गुफ्तगू में आपके साथ हैं आज मैरी कॉम और नीरजा जैसी फिल्मों के राइटर साइवन क्वार्टर्स। मैं नॉमिनेट हुआ फॉर स्क्रीन प्ले राइटिंग एट अ कपल ऑफ अवार्ड शोज। प्रियंका चोपड़ा को सारे अवार्ड्स मिले बेस्ट एक्टर के लिए, मेरी कॉम को नेशनल अवार्ड भी मिला। अपने नेगेटिव इमोशंस को लिखने लग गया। नेगेटिव इमोशंस क्यों थे? जब अगर आपको अनाथ आश्रम में डाला कि कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमें चाहता नहीं है कि हम उनकी दुनिया में या जिंदगी में रहे। हाय, मैं हूँ साइवन क्वार्टर्स और आप मुझसे मिल सकते हैं प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। महाराष्ट्र के पालघर में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मिड डे मील खाने की वजह से इन छात्रों की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि स्कूल के 200 छात्रों ने मिड डे मील खाया, जिसके बाद सभी को एहतियातन अस्पताल लेकर जाया गया। बच्चों के मुताबिक खिचड़ी खाने के बाद उन्हें पेट में दर्द और उल्टियां होने लगीं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विक्रमगढ़ के सरकारी अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 200 से ज्यादा बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने 100 से ज्यादा बच्चों को भर्ती कर लिया। बताया जा रहा है कि मिड डे मील खाने की वजह से बच्चे बीमार पड़े। बच्चों के मुताबिक गुरुवार दोपहर खिचड़ी खाने के बाद उन्हें चक्कर, पेट में दर्द, उल्टियां होने लगीं। हालात बिगड़ता देख बच्चों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चक्कर यायला लागली, पोटात दुखतं, अजून जेवणाला वास यायला लागला, डाळीचा पण आंबट वास येतो। जेवण कच्चे राहतं, डाळ पण कच्ची राहते आणि आजच वेगळं जेवण राहतं आणि डोकं दुखायला लागलं, चक्कर पण पडायला लागलं, पोटात पण दुखायला लागलं, हात पाय दुखायला लागले। घटना की जानकारी तुरंत घर वालों को दी गई। अस्पताल में अपने बच्चों को देखने पहुंचे घर वाले भी इस घटना से बेहद हैरान थे। इस्कॉनचे जे दुपारचा त्यांचा डब्बा येतो, त्या डब्बा खाल्यानंतर त्यांना अविष्बाधा झाली असं मला समजलं। सभी बीमार बच्चे पहली से 7वीं क्लास के हैं। गंभीर रूप से बीमार बच्चों का इलाज चल रहा है। कुछ बच्चों का प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया गया। वहीं मामले के सामने आने के बाद जांच की मांग उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा सरकार ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में रोहतक के पुलिस महानिरीक्षक श्रीकांत जाधव को निलंबित कर दिया है। साथ ही 2 डीएसपी अमित दहिया और अमित भाटिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हिंसा के दौरान कर्तव्यों का पालन न करने के आरोपों में ऐसा किया गया है। इस बीच आईपीएस संजय कुमार को श्रीकांत जाधव की जगह रोहतक का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने एडीजीपी बीके सिन्हा को जाट आरक्षण के दौरान हुए प्रदर्शन और हिंसा के मामले की जांच के लिए नोडल जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि आंदोलन के दौरान कुछ विघटनकारी ताकतें स्थानीय युवाओं के साथ शामिल हो गई थी। सिन्हा ने दावा किया है कि खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में इनपुट दिया है। फिलहाल जींद में 50 मामले दर्ज किए गए हैं। जांच के बाद इन मामलों में पुलिस जरूरी कदम उठाएगी। उस भीड़ में मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण के नाम वाले शायद 20% लोग भी नहीं थे। उपद्रवी लोग जिनका कि आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ समाज में विघटन चाहते हैं, लूट चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भीड़ का फायदा उठा के और लूटने की कोशिश करें। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने गुरुवार को अपने आवास पर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को अपने कार्यभार के अलावा सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को भी कार्यान्वित करने पर ध्यान देना चाहिए।
पिछले साल नवंबर में एलओसी के करीब तंगधार सेक्टर में सेना के शिविर पर हमले के मामले में 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी नागरिक भी है। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक आतंकी मॉड्यूल का भी पता लगाया है। पुलिस को शहर में एक पाकिस्तानी आतंकी के घुसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसकी तलाश में सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले में एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद सिद्दीक उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है। मॉड्यूल के 5 और सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारत ने चक्रवाती तूफान से परेशान फिजी के लिए 44 टन राहत सामग्री भेजी है। इसमें दवाएं, भोजन और टेंट जैसे जरूरी सामान हैं। इस सामान को वायुसेना के विमान C-17 ग्लोबमास्टर से भेजा गया है। इसके अलावा भारत ने विनाशकारी तूफान के बाद मुश्किल समय से गुजर रहे फिजी को $1 मिलियन की तुरंत आर्थिक सहायता भी दी है। विंस्टन तूफान शनिवार को फिजी के तट से टकराया था। विंस्टन तूफान की चपेट में आकर अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। भारत जैश ए मोहम्मद सरगना मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर दबाव बनाएगा। इसके लिए जल्दी संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन की सूची में है, लेकिन उसके सरगना को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वजह से आतंकवादी नहीं माना गया है। पिछली बार 2009 में भारत की तरफ से ऐसा प्रयास हुआ था, लेकिन चीन की असहमति की वजह से वो प्रयास नाकाम हो गया था। मसूद अजहर के अलावा भारत जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के आजम चीबा को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की सूची में डालने के लिए दबाव बनाएगा। We will be moving the 1267 committee to also include the name of Masood Azhar on the sanctions list. It's a great anomaly that the organization Jaish-e-Mohammed is listed but not its leader. भारत का मानना है कि दक्षिण चीन सागर में एक तरफा कार्रवाई से तनाव बढ़ेगा। दक्षिण चीन सागर में कार्रवाई को लेकर भारत ने कहा कि सभी देशों को सागर में एक तरफी कार्रवाई से बचना चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए चीन के कार्य पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1982 के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से होकर गुजरने के अधिकार पर रोक नहीं लग सकती। दक्षिण चीन सागर में अपने सैन्य ठिकानों को सही ठहराते हुए चीन ने इसके लिए वुडी द्वीप पर मिसाइलें तैनात की थीं। पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान बेचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अमेरिकी सदन में पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान बेचने पर संयुक्त प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान को इस विमान को बेचने पर रोक लगाने की मांग की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार हथियार का इस्तेमाल अपने नागरिकों पर करता है, खासकर बलूचिस्तान के लोगों पर इसका उपयोग ज्यादा होता है। पाकिस्तान के साथ हुए अमेरिका के समझौते का भारत पहले ही विरोध कर चुका है। हालांकि भारत के इस विरोध को ओबामा प्रशासन ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि इससे पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। इस महीने अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाकू विमान बेचने को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी थी। दोनों देशों के बीच $699 मिलियन का समझौता हुआ है। उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के मामले पर अमेरिका और चीन संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने पर तैयार हो गए हैं। दोनों देश इसी हफ्ते इस प्रस्ताव को सौंप देंगे। अमेरिका के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइट और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एक बैठक में उत्तर कोरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई पर जोर दिया। इस बैठक में यह साफ किया गया है कि उत्तर कोरिया को परमाणु क्षमता से लैस एक देश के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर कोरिया ने इसी साल अपना चौथा परमाणु परीक्षण किया था। इस महीने उसने रॉकेट का परीक्षण किया, जिसके बाद अमेरिका समेत कई देशों ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई तेज करने की मांग की थी। In response to the DPRK's recent nuclear test and subsequent proscribed ballistic missile launch, the United States tabled a draft UN Security Council resolution that, if adopted, would break new ground and represent
the strongest set of sanctions imposed by the Security Council. अमेरिका में ताज़ा गोलीबारी की घटना सामने आई है। कैंसास शहर में एक फैक्ट्री में एक शख्स ने गोलीबारी करके 4 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मरने वालों की तादाद में इजाफा होने की आशंका जताई है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने पहले एक महिला को गोली मारी, उसके बाद फैक्ट्री के सभागार में गोलीबारी की। हमलावर की पहचान कैड्रिक फोर्ड के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक हमलावर एक्सेल इंडस्ट्रीज का कर्मचारी है। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। वारदात की वजहों का खुलासा नहीं हो सकता है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। इलाके को सील कर दिया गया है। अमेरिका में लोगों को लाइसेंस लेकर हथियार रखने की छूट है। इसके चलते वहां आए दिन गोलीबारी होती रहती है और अपने ही लोग मारे जाते हैं। आतंकी संगठन आईएस ने ट्विटर और फेसबुक के सीईओ को जान से मारने की धमकी दी है। संगठन ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके कंटेंट को ब्लॉक करने पर नाराजगी जताई गई है। फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग और ट्विटर सीईओ जैक डोर्से का फोटो इस वीडियो में दिखाया गया है। हाल ही में दोनों नेटवर्किंग साइट्स ने आतंकी संगठन से जुड़े अकाउंट को बंद करने का ऐलान किया था। इस कंपनी के सीईओ का कहना है कि वो ऐसी धमकियों को तवज्जो नहीं देते। आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। जेएनयू मसले पर राज्यसभा में स्मृति ईरानी का जवाब नहीं हो पाया पूरा। विपक्ष का सरकार पर तनाव बढ़ाने का आरोप। विवादों की जांच के लिए सदन की समिति बनाने की मांग। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे आर्थिक सर्वे। अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के साथ भविष्य की नीतियों का होगा खाका। कन्हैया फिर एक दिन की पुलिस हिरासत में। उमर खालिद और अनिर्बान से आमने सामने होगी पूछताछ। 3 वकीलों पर कोर्ट के अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। महाराष्ट्र के पालघर में मिड डे मील खाने से 200 से ज्यादा बच्चे बीमार। 17 की हालत गंभीर। परिजनों ने की जांच की मांग। उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध के लिए अमेरिका और चीन में सहमति। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सुरक्षा परिषद में इस हफ्ते हो सकती है वोटिंग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।